जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो जेई मेंस और एडवांस में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि भाई फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो उन कंपोनेंट्स, कॉमन कंपोनेंट्स की बात चल रही है। तो ऑफकोर्स उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक। और इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है कौन सा नहीं पाया जाता। तो नाइट्रेट्स भी होते हैं उसके अंदर, और उसमें एक्रोलीन्स भी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। जो चीज़ नहीं होती, जो क्वेश्चन का मेन आंसर है, वो ओजोन जो है उसको हम फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर कंसिडर नहीं करते। स्मोक का ये पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्मोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बाकी तीनों कंपोनेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई साइक्लोहेक्सीन है, उसका सबसे पहले हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले ओजोनोलाइसिस करवा लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलाइसिस, ये मैंने माना साइक्लोहेक्सीन हो गया मेरा, हेक्सीन सिंगल बॉन्ड ये आ गया, और फिर ये डबल बॉन्ड हो गया। तो हेक्सीन मतलब एक डबल बॉन्ड है। फिर उसका उन्होंने बोला है कि सबसे पहले ओजोनोलाइसिस करा। तो ओजोनोलाइसिस में क्या कराते हैं हम, रिएक्शन कराते हैं O3 से। O3 से रिएक्शन करवाओगे तो कुछ ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से बीच से। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, और कुछ ऐसा बनता है। ये हो गया ओजोनाइड, ठीक है। अब क्या होगा, ओजोनाइड के अंदर जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसी ओजोनाइड की जिंक के साथ, ठीक, जिंक एंड H2O के साथ, तब क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है यूं, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास अब बचा है ये ये है एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगी, तो हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। फिर ये फर्दर बोलते हैं कि बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, जो कि हम करवा चुके हैं, ठीक, गिव्स अ कंपाउंड ई। तो हमारे पास एक कंपाउंड मिल जाता है जिसको हमने नाम दे दिया कि भाई ये कंपाउंड जो होगा वो ई होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये कि जब हम क्या करेंगे, इस ई की कंपाउंड की रिएक्शन, यानी कि तुम्हारे ई कंपाउंड को ट्रीटमेंट करवाएंगे हम एक्वस KOH के साथ, तो वो ईल्ड देता है F। और उस F के बारे में बताएं आप कि इनमें से F कौन सा होगा। अब सपोज करें यहाँ पर ये मिल गया आपको E, एंड वी क्लियरली नो कि यहाँ पर ये E मिला है, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, ठीक। तो KOH के साथ तुमको दो रिएक्शंस होती हैं बेसिक की, अगर हम देखें तो बेसिक में रिएक्शन होती है, एक तो होती है बेस के प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम कैनिजार। अब दोनों की शर्तें देख लेते हैं, भाई दोनों की शर्तें क्या हैं। जब आप एल्डोल कंडेंसेशन की बोलते हैं तो ये कहता है कि भाई देखो, जो भी कार्बन है जिसको तुम बोल रहे हो, लेट्स से अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो बस। और ये कहता है नो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो। हम जानते हैं यहाँ पर, अगर हम इसी चीज़ को ध्यान से देखें, तो जब आप इसको देखोगे तो ये जो कार्बन है ये इसका अल्फा है और ये इसका अल्फा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन होगी वो एल्डोल वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पे वही करवाने वाले हैं। जब ये OH होगा यहाँ पे बेस, ये जाएगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन को खा लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस तरफ।
तुम्हारे पास बन के आई कुछ इस तरीके की रिंग, ठीक है, निगेटिव चार्ज, और ये आ गया मेरा, ठीक, और ये है मेरा डबल बॉन्ड और ये रहा H। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। यहाँ पर जैसे ही अटैक करेगा तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे एक रिंग बन गई मेरी कुछ ऐसी, ठीक है। ये वाला CHO मेरा ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा O निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये O निगेटिव आया, इसका हम क्या करवा देंगे, वही हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कंडीशन आती है कुछ ऐसी, सपोज करो OH और यहाँ पे CHO। जब तुम इसको हल्का सा हीट करोगे तो ये हीट करते ही क्या कर देगा, ये इसको तोड़ देगा कुछ, CHO यहीं पे है और ये आ गया डबल बॉन्ड। अब आपको ये कंपाउंड देखना है कहाँ पर है। तो देखो ये जो है, ये अगर मैं इसको मान लूँ अल्फ़ा, इसको मान लूँ बीटा और इसको मान लूँ गामा, और ये तो खैर ग्रुप ही गलत आ गया, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये दोनों अलग आ गए, ये भी गलत हो गया। ये है तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी गलत हो गया। हमारा होना चाहिए एकदम अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये जो बनेगा प्रोडक्ट वो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लो पेंटीन कार्बल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा और दैट इज दिस वन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, ओके। कह रहे हैं देखो भाई, क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन ब्रेक्स डाउन बाय रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल एनर्जी रीजन रिलीजेस क्लोरीन गैस in the atmosphere which then react with स्ट्रेटोस्ट्रोपिक ओजोन। स्टेटमेंट में होता क्या है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ब्रेक होती है ना तो ये कुछ ऐसे देती है, जैसे हम सिर्फ और सिर्फ एक एटम ब्रेक करते हैं, ये यानी कि ये देती है फ्री रेडिकल, ठीक। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये एकदम रेडली रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करते हैं भाई, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। और इसको ब्रेक कर देते हैं वो, ठीक। समटाइम ये बन के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, ठीक। और फर्दर ये रिएक्शन बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि भैया ये जो है क्लोरीन गैस को रिलीज करते हैं, स्टेटमेंट गलत हो गया, क्लोरीन गैस नहीं फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर अगला बोला है उन्होंने स्टेटमेंट के एटमॉस्फेरिक ओजोन रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज विच एड टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो ओजोन है, जैसे आपकी ओजोन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करती है और बना लेती है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यानी कि ये बना लेती है, ठीक। और प्लस ऑक्सीजन गैस। इनका कहना यह है कि भाई इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये प्रोडक्ट बन के आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज करेक्ट। ओके, which hydrogen in compound E is easily replaceable during the bromination reaction in presence of light। अभी हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, जैसे मेरे पास ये है, ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है और ये है डेल्टा। अब जब भी हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट में जो प्रोसेस होती है वो होती है फ्री रेडिकल टाइप,
यानी कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्री रेडिकल। अब कहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जाएगा इस तरफ, ठीक, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, और इससे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जबकि अगर हाइड्रोजन ब्रेक हुआ यहां से, तो देयर इज नो स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। इसका मतलब स्टेटमेंट ये साला सही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गामा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम यहाँ पे इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो हमको ऑप्शन मिल गया, और ब्रोमिनेशन होगा तो ब्रोमिनेशन हमारा ब्रोमीन कहाँ पर आके जुड़ जाएगा, इस जगह पर यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ब्रोमिनेशन के दौरान कोई भी चीज़ जो भी आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इट सेज कि भाई ये बताएं ए क्या है। इनका कहना है कि ए बता दो, किसमें से, इनमें से। बस एक ही अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, Ag2O के साथ, ठीक, तो हमको जो है वाइट प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। अब आपको समझना पड़ेगा, एक ख़ास बात है यहाँ पर कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि ये Ag2 पॉजिटिव हमेशा रिएक्शन करता है किसी भी टर्मिनल एल्काइन के साथ। अब इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, ये तो टर्मिनल है ही नहीं, तो हमारे पास दो एल्काइन बची, एक ये बच गई और एक ये बच गई। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि भाई टर्मिनल के साथ करेगा तो ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, कह रहे हैं जब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसकी रिएक्शन करवाओगे इसके साथ, तो ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जब उसकी रिएक्शन करवाओगे तुम ZnCl2 के साथ, ठीक, ओके, अब इसको देखते हैं, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैंने ये लिया, ठीक, तो ओके, ये 3 नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ Ag2 पॉजिटिव और इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है। ठीक, फिर मैं करवाता हूँ इसके NaBH4 के साथ, तो रिडक्शन करेगा, ये करेगा CH3 और ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा OH एल्कोहल। अब जैसे ये चीज़ जो बन के आई है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl से, तो कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आनी चाहिए। जबकि ये जो है ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब वी नो प्राइमरी अल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देता, तो ऑफकोर्स ये सारा ऑप्शन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो बचा गया ये। इसको चेक करते हैं, चलो CH3C और यहाँ पे है CH। जैसे रिएक्शन करवाएंगे हम Hg पॉजिटिव 2 टाइम्स और यहाँ पे H पॉजिटिव से, तो यहाँ पे बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या देखेंगे आप, निगेटिव हिस्सा जुड़ता है हमेशा इस साइड में और H आके जुड़ जाएगा इधर। फिर यहाँ पे होती है टोटोमेरिज। टोटोमेरिज में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ जाएगा और ये आएगा इस तरफ, और इसकी वजह से जैसे निगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब करवाते हैं हम रिएक्शन किसके साथ, NaBH4 के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लगा देगा यहाँ और एक हाइड्रोजन लगा देगा यहाँ, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। और आप जानते हो अब ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराने पर ये बन के आ जाता है आपका यहाँ पर, मतलब टर्बिडिटी के साथ बन जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा और ये आएगा CH3। अब हम जानते हैं जो क्लोराइड्स होते हैं दे दोज आर इमिजिबल इन वाटर और ड्यू टू दैट दे शो क्लाउडीनेस। ठीक है, क्लाउडीनेस बोलो या इसको टर्बिडिटी बोल दो। ऑलराइट, इस तरीके से क्या है तुमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और ये होगा आपका ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा
रिसर्च टाइप का क्वेश्चन था। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या तुमको थोड़ी बहुत भी अगर आदत हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाओगे। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज़ द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। ये मुझको जो क्वेश्चन लगते हैं ना वो C2 टाइप क्वेश्चन लगते हैं। ठीक, फिर भी मैं समझाता हूँ होता क्या है। जैसे ये है, जब तुम इसके रिएक्शन करवाओगे AlCl3 से, तो हम जानते हैं इसके पास क्या होती है कि एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, ये होती है एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑलराइट, अब ये क्या, क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं लॉन पेयर, तो ये क्या करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसे दे देगी। जैसे देगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, Cl ने दे दिया है Al को इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा निगेटिवली चार्ज। अब फर्दर क्या होगा, ये सारा बॉन्ड टूट जाएगा, किस तरफ से इसने अपने लॉन पेयर दिए ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, हमारे पास बन के आएगा कुछ ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है। अब हम जानते हैं ये जो कैटायन बना है, ये कैटायन है हमारा प्राइमरी कैटायन। बट एनी हाउ अगर क्या हो, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ जाए, तो ये जो बन जाएगा आपका, शिफ्ट हो रही है यहाँ पे 1 to 2। ठीक, तो किसकी हाइड्रोजन शिफ्ट है, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ गया पॉजिटिव, यानी कि टर्शरी कार्बोकेटायन। एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि टर्शरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो हमारे पास इसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ये बनेगा। अब जो तुम्हारी बेंजीन रिंग है ये, ठीक, जैसे इसके सामने ये टर्शरी कार्बोकेटायन आया, तो ये क्या करेगी, अटैक कर देगी इसके ऊपर कुछ ऐसे, और अटैक करके यहाँ पे ये बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर ये जुड़ गया आपका तीसरा वाला, ठीक, यहाँ पर, और एक ये रहा H। अब एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, अब इससे ये हाइड्रोमेटिसिटी को फिर से गेन करेगा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए ये सब, लाइक दिस। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ये वाला करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, और ना ये करेक्ट है। ठीक है, ये तो धोखा खाई मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, तो इट ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी। तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल बन रहा है, दैट्स वाई ये प्रोसेस फर्दर जाएगी। ऑलराइट, तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। कौन सी एल्कीन है, ये सी वाली। कह रहे हैं ये बताओ इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। देखो पहला तो यही आ गया, 4 हैं कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये CH2 कर दो, इसको CH2 कर दो, और इसको CH3 कर दो, 3 2 5 और 2 7 और एक ये 8, एक ही हो गया, एक ये कर लो। अच्छा चलो ठीक है, ऑलराइट, एक ही हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बनाया आपने, इसका सपोज करो मैं इसको एक इस तरीके से बना देता हूँ, CH3 CH3 H H, एक इस तरीके से बना देता हूँ, H H CH3 और CH3। तो ये जो है ये सिस है, और ये जो है वो ट्रांस है। ठीक, तो पहला तो ये आ गया 1, फिर ये आ गया 2, एंड देन ये आ गया फिर 3, और ये आ गया 4। ठीक, तो इसकी दो फॉर्म पॉसिबल थी, तो 4, यानी कि यहाँ पे हमारे आइसोमर जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। राइट, कुछ इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे पता कर सकते हो कि किस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस। कह रहे हैं भाई ये दो केमिकल रिएक्शन है जो रिएक्शन करती है AlCl3 से। ठीक है, तो कहते हैं प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि ये प्रोडक्ट बनता है।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये होता है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आपको पता है जैसे हमने अभी देखा था कि इसमें क्या होगा, क्लोरीन जाएगा AlCl3 के साथ। बता देता हूँ फिर से मैं, ये Cl है, रिएक्शन करवाओगे AlCl3 के साथ और हमको पता है ये बन जाएगा AlCl4 और इसमें नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये देखो प्राइमरी है, तो अगर हम हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दें यहाँ से, मतलब एक हाइड्रोजन को इधर पहुँचवा दिया जाए, यानी कि 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दें अगर हम, तुम्हारे पास बन के आएगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा CH3। जैसे कि हम जानते हैं भाई कि 1 डिग्री के कंपेयर में 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई ये बनेगा। अब यहीं पे बेंजीन अटैक करती तो यहाँ से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है हमारे पास, सीधी सी बात है। ठीक, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे भी, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बन के आ जाता। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन इनटू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ऑफ कोर्स इसमें हुआ क्या, अभी प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो था वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर बदल गया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर है कि भैया assertion and reason both are true and the reason is the correct explanation of the assertion, that's it। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज इन ड्राई क्लीनिंग, कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, इज ए बेटर वे टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई का सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, खूब बढ़िया से होता है। ठीक है, ये एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स ये भी एसिडिक रेन के लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन टेट्रा एथाइलिन ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका यूज़ किया जा सकता है क्लीनिंग के लिए और ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ भी है, क्योंकि ये एक तरीके से इसको पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं करते। ठीक, अगर ये हम लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं तो आखिरकार ये प्लांट्स के थ्रू ले ली जाती है। ऑलराइट, तो इसका डिकम्पोजिशन आसान है, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारा सबसे बेटर तरीका होगा। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड मोड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन इन द बिग सिटीज़, कौन सा तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम बिग सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है क्लीनलीनेस एंड लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ऑफ कोर्स इट इज़ द ग्रेट वे। ठीक, फिर दूसरा है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ये भी ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा तरीका है ब्रॉडर रोड एंड शिफ्टिंग ऑफ द फैक्ट्रीज आउट ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया, जैसा कि नोएडा सिटी का डेवलपमेंट हुआ था तो उसके अंदर क्या किया गया था, यही किया गया था। ठीक है, इस तरीके तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 11। एन ब्यूटाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडेशन विल गिव। ठीक, यानी कि तुम्हारे पास ये है, ओके ये और सिर्फ वर्ड यूज किया है ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया है तो यहाँ पर सारी लिमिट्स वगैरह हम सब हटा देंगे, यानी कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही ऑक्सीडेशन है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, जैसे कि एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, अब जब तुम इससे करवाओगे इसका ऑक्सीडेशन तो ये क्या करता है, जितने भी इस कार्बन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन को यहाँ से हटा देगा और इस वाले कार्बन को सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है COOH में, यानी कि हमारे पास बन के आएगा
बेंजोइक एसिड, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड का प्रोडक्शन होगा इस रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रेज इन द एटमॉस्फेयर वेयर द क्लाउड्स फॉर्म्स एंड वेयर द लाइव रिस्पेक्टिवली आर, जहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता हो और जहाँ पर लाइफ बनती हो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी लाइफ नहीं होती, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, हम कहाँ रहते हैं, वेयर वी लिव, तो हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो ये तो ट्रोपोस्फेयर है, लेयर क्लाउड्स बनते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, नहीं जी यहाँ नहीं बनते। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड नहीं बनते, क्लाउड बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में ऑफ कोर्स, लेकिन हम स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर दोनों ही बातें जो होती हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती हैं, यहीं पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और यहीं पर हम रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है एकदम। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहे हैं भाई जो कॉलम 1 जो है इसको मैच करा दो तुम कॉलम नंबर 2 से अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखने के बाद। ऑलराइट, ये देखें, पहली रिएक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो फिनॉल बन के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है Br2 और FeBr2। देखो ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले आप इसको समझो, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला स्टेटमेंट ये है इसका। ठीक, यानी कि हमको ये मिल गई पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई बी वाले का पी कहाँ पर है। देखो बी वाला ये रहा और इसका पी ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे बी वाले के साथ आर है खट्टम खट्टा, बी वाले के क्यू है खट्टम खट्टा, बी वाले के साथ फिर क्यू है, ये भी खट्टम खट्टा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखें आप, ये बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं भाई Cl रिएक्शन करवाओगे फिर ये होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है भाई एक तरीके से पहले होगा इसमें एलिमिनेशन, यानी कि ये जो रिएक्शन है, ये जो आपकी बेंजीन रिंग है और इससे Cl जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे। इस तरह के रिएक्शन में होता क्या है, जब तुम करते हो रिएक्शन NH2 से, ये निगेटिव होता है ये पॉजिटिव, तो सबसे पहले एलिमिनेशन होता है और बन के आती है बेंजाइन। ये होती है आपकी बेंजाइन, काफ़ी रिएक्टिव होती है बट स्टिल इट इज़ स्टेबल अगर टेम्परेचर लो है। फिर रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 से, तो ये क्या करेगी, अब क्या करेगी, ये जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ था वहाँ पे एक तरफ NH2 जुड़ जाएगा और एक तरफ जुड़ जाएगा H, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एलिमिनेशन हुआ है फिर एडिशन हुआ, तो यानी कि ये आ गया हमारा R वाला, तो C वाले का हो जाएगा R। बहुत अच्छे। अब बचा क्या, यही बचा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जाके अटैक करता है, इसको निकाल के फेंक देता है, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, क्या बोला है इन्होंने, ये देखें, ये वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोरीन की दे रखी है 10, SO4 की देखी है लगभग 100, NO2 की दे रखी है 50। द एनायन दैट मेक वाटर सैंपल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो याद रखना है यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ये है कि फ्लोरीन की कंसंट्रेशन अगर 1 ppm है तो ये ड्रिंकेबल है, आप पी सकते हो। लेकिन ये कंसंट्रेशन अगर 1.5 से ज़्यादा हो गई तो ये क्या करता है, ये फिर बॉन्ड्स कमज़ोर कर देता है। बॉन्ड को लाइक एक तरीके से हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत छोटे छोटे सुराख होने लगते हैं, तो यहाँ पे पोरस कर देता है बॉन्ड्स को, पोरस कर देता है बॉन्ड्स को। तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो यहाँ पे ये आ गया, तो मतलब फ्लोरीन तो यहाँ पे ये तो पिएबल हो गई नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पे पहला पोल्यूटेंट तो फ्लोरीन है ही, फिर तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सल्फेट की, SO4 2-, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अराउंड चल जाती है 500 ppm तक, यानी कि इतने तक है तो हम सुटेबल मानते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें NO3- की, तो इसकी भी मान के चलते हैं लगभग लगभग 100 ppm। अगर हो 100 ppm तो वाटर सेफ टू ड्रिंक माना जाता है, यानी कि ये तो दोनों फिर पॉल्यूटेंट है नहीं, तो फिर बचा गया फ्लोरीन, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन होगा फ्लोरीन। थोड़ी सी डेटा होती है याद रखनी है बस, अगर आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
अब देन वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी की बात चल रही है। बीओडी वैल्यू कैन बी मेजर्ड ऑफ द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अगर ऑर्गेनिक मैटर से वाटर पोल्यूशन होता है तो इसका पता चल जाता है। कैसे? एनारोबिक बैक्टीरिया इंक्रीजेज द बीओडी वैल्यू। तो तुमको बताना है इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, सबसे पहली बात तो ये है। फिर है एरोबिक बैक्टीरिया डिक्रीजेज द बीओडी वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है पहली चीज़ तो। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं बीओडी वैल्यू, नहीं वो तो इंक्रीज कर देंगे। ठीक, polluted water has BOD value higher than 10, of course it is true। जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हायर देन 10 होती है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से उसके अंदर वैल्यू हायर देन 10 हो जाएगी। क्लीन वाटर हैज बीओडी वैल्यू हायर देन 10, नो, जो बीओडी वैल्यू क्लीन वाटर की होगी वो कम होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक, याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसकी बीओडी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, और वो वाटर उतना ही क्या होगा? पोल्यूटेड होगा। तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे हैं भाई देखो तुम्हारे पास HBr है, सबसे पहले तुम्हारे पास सबसे पहले तो ये है Cl हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिएक्शन करवाएंगे हम HBr से, तो हमेशा की तरह हमारे पास क्या होगा? ये। ओके, लेट मी मेक इट करेक्ट, यू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा H, यहाँ पे पहले से Cl जुड़ा है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड पहले से है, और यहाँ पे आ गया Br। ठीक, फिर हम लेते हैं इसके साथ में एल्कोहलिक KOH। ठीक, उन्होंने कोई लिमिट वगैरह तो लिख के दी नहीं है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? आप यू विल फाइंड आउट कि भाई इस कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या करता है, KOH क्या करता है, मॉलिक्यूल से निकाल देता है ब्रोमीन को सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, इस वाले हाइड्रोजन को और इसको ये पूरे को निकाल देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये Cl लगा यहाँ पर, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए दिस वन। ठीक, कुछ इस तरीके से। नाउ वी हेडेड टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भाई ये कोई है जिसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप इसके साथ, आपको पता है जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन के आने वाला है, तो यहाँ पे बन के आएगा हमारे पास ये। ठीक है, CH3 CH और CH3। फिर कह रहे हैं इसकी रिएक्शन करवाइए तुमने O2 से, तो O2 से कराते हैं तुमको याद होगा ये इसको बोलते हैं क्यूमीन। तुम्हारे पास बन के आता है ये CH3 कार्बन CH3, यहाँ पर आ जाते हैं 2 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर करवा देते हैं हम एसिडिक वर्कअप। तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इधर और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इधर, तो हमारे पास जो बन के आएगा वो ये आएगा। एक तो बन के आएगा फिनॉल, और एक बन के आएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लो कि भाई इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो ये बताओ पी क्या है, तो पी तो भैया यही है, पी क्यूमीन, यानी कि हमारे पास ये आ गया क्यूमीन, यहाँ पे भी है और क्यूमीन यहाँ पर भी है। फिर कह रहे हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड दिखाया, यहाँ पे दिखाया एसीटोन, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सब। नाउ रीचेस टू दिस क्वेश्चन। कह रहे हैं देखो भाई इसका नाम बताओ सबसे पहले। देखो यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी के बेस पे देखना है हमको। तो देखो ये CH3 इधर है, ये CH2 इधर है, ये I इधर है और ये Cl इधर है। तो देखो अगर हम इसको और इसको देखें तो ये है हमारा ट्रांस, तो हमको ये मिल गया एक ट्रांस, एक ये मिल गया, तो सिस तो है ही नहीं, तो सिस वाला तो हटा ही दो फिर।
फिर कह रहे हैं भाई सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटी। सिंपल, एज सिंपल एज यू थिंक। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने 19 वाला, कह रहे हैं कि भैया इसमें बताओ कौन सा वाला एरोमेटिक है, एरोमेटिक इन नेचर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात करते हैं हम, ये है तुम्हारा, क्या ये तुमको प्लेनर नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो ये देख लो, प्लेनर है ये, तो पहली कैटेगरी से निकल गया, प्लेनर नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, क्या इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक, sp3 है दोनों, ये भी कैटेगरी से बाहर है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अगर हम बात करें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, खुद ही परेशान होगा, ये है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, टू जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसके पास जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 इक्वल टू 2, 4n इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4n कम्स आउट टू बी लाइक 0, तो n बराबर आ गया 0/4 यानी कि 0, यानी कि यही तो कंडीशन है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 होने चाहिए। जैसे अब इसके पास 4 है, तो इसको अगर हम 4n+2 में रखकर वैल्यू में रखते हैं और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसके पास, तो यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4n को यहाँ पे छोड़ दो, 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली 2, यानी कि 4n, n बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि काटोगे तो आंसर आ रहा है 1/2, जो कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, तो ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 1 ppm फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टीथ एनेमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग क्या, कन्वर्ट करने के बाद ये हार्डर देन बना देती है। तो जो ये सब्सटेंस यहाँ पे लिखा है, जैसे 3Cl3 PO4 कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसके अंदर फ्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो फ्लोराइड क्या करता है, इसको बना देता है, कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम फॉस्फेट F2 में, जो इसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक, तो यानी कि ना ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, फॉस्फेट डिस्प्लेस नहीं होता, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही डिस्प्लेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे हैं ये बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल मेजर प्रोडक्ट पी। सबसे पहले हम इससे रिएक्शन करवाएंगे। ठीक, जब तुम इससे रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या करता है, इसको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, पहला काम होगा ये। तो लेट्स से हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं इसको, ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं अभी, जब हम करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा कुछ ऐसा। ठीक, शायद यहीं पे, हाँ ठीक है, नो यहाँ पे नहीं है, हम इसी साइड लगाते ये। ठीक है, अब क्या करवाते हैं, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट KMnO4 से। ये क्या होता है, ये अटैच करा देता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहाँ पर, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कितने, एक तो यही है 5 मेंबर, ठीक, फिर ये डबल बॉन्ड था, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH, एक OH यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एक OH, एक OH यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर जो रिंग बनी है हमारी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसका आंसर होगा 6। हर डबल बॉन्ड की जगह पर
2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप लग जाएंगे आराम से। ठीक है, नाउ वी रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं देखो एक ये है और एक ये है। बताओ कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। ठीक, तो देखो ये पहला वाला जो है ना, ये होता है NaClO3, पहला तो यही होता है। दूसरा ये होता है Na3 और AsO3 जो स्टेबल होते हैं नॉर्मली, तो ये स्टेबल होते हैं सोडियम आइसोनेट और ये है सोडियम क्लोरेट। ऑलराइट, अब x की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू भी क्या है 3 है और z की वैल्यू भी क्या है 3 है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, 3 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू थ्री डिवाइड बाई 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 3, तो ऊपर हो गया 18 बाई 3, 3 से जैसे काटोगे कितने बार गया 6 टाइम गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, तो जब तुमने पढ़ा होगा इसको तो वहाँ पे तुमको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, कह रहे हैं 112 टेट्राक्लोरोप्रोपेन was heated with zinc dust and product was bubbled through ammoniacal AgNO3. What will be the mass in gram of the precipitate? ठीक है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उसका मास कितना होगा, कितने ग्राम को कर रहे हैं हीटअप, इतने को कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब इसके साथ आप करोगे तो विल बी मास प्रेसिपिटेट जो होकर आएगा उसके बारे में बात चल रही है। ऑल राइट, ये है तुम्हारा प्रोपेन। Cl 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 और Cl। ऑलराइट, रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ सबसे पहले। ठीक है, जिंक डस्ट करता क्या है, ये सारी की सारी जो क्लोरीन है ना इनको निकाल देगा पहले तो यहाँ पे बन के आने वाला है ये। ठीक, और ये निकल गया ZnCl2 टू टाइम। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि बबल्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो बन के आया है ZnCl2, अगर हम इसके साथ क्या करें AgNO3 की रिएक्शन करवाएं, कितने टाइम है 2 टाइम है, तो यहाँ पे कितने टाइम लगेगा 4 टाइम लगेगा और हमारे पास बन के आएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, कितने टाइम 2 टाइम, और यहाँ पे निकल जाएगा 4 टाइम AgNO3 AgCl2 Cl सिर्फ Cl। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है कि बोल रहे हैं कि भाई देख ये बताओ कि मास ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होगा, तो यही तो है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 11.14 ग्राम इस पूरी चीज़ का। ठीक, अब इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना, जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे फिर ये देख लेना कि भाई क्लोरीन के कितने मोल्स थे। अब उसके बाद यहाँ पे जो Ag की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो ऑफकोर्स एक कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमको बताना है भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से। कह रहे हैं लंडन स्मोक इज रिड्यूसिंग इन करेक्टर, चलो ठीक है बाद में देखेंगे। पोलर स्ट्रेटोस्कोपिक क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ either नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्राइड टाइप 1 और आइस टाइप 2। लो BOD इज एन इंडिकेटर ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर, नो जी ये तो इनकरेक्ट है। इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ये तो इनकरेक्ट है भाई। लो BOD इज एन इंडिकेटर ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, नहीं ये गुड क्वालिटी ऑफ वाटर का इंडिकेटर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉन बायबल पार्टिकुलेट आर formed as a result of disintegration of the large size material or by condensation of small size particle or droplets। कह रहे हैं कि non viable particles are formed as the results of disintegration of the large size particles or by condensation of small size particles or droplets। ये बात ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी कि पहला सही है, दूसरा भी सही है और फोर्थ वाला भी सही है, बस ये साला गलत है। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में।
अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन जिसमें उन्होंने बोला है कि देखो भाई, आपके पास 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन है, यानी कि आपके पास एक तो ये है हेक्सेन 5 कार्बन वाली, इसमें थर्ड वाला कार्बन है उस पर एक पेंटाइल रिंग जुड़ी हुई है, और उसी कार्बन पर जुड़ा है आपकी ब्रोमीन। ऑलराइट, कह रहे हैं कि भाई ये बताओ इस कंडीशन में कि अगर तुम इसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हो तो इसके अंदर कितने E एंड Z आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये बताएं कि कितने E और Z आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम बात करें तो। अब जो ये जो एल्कोहलिक होता है इसके अंदर कंडीशन समझ लो, इसको बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब इस बीटा एलिमिनेशन को समझना है। जैसे आप सपोज करो एक हाइड्रोजन इधर भी लगा है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक ये Br निकालना है, तो अगर मैं इधर से निकालूं सबसे पहले कंडीशन, तो मेरे पास आएगा CH3C लेस से। अगर इधर से निकालता हूँ तो मेरे पास कंडीशन कौन सी आ जाएगी, ऐसे वाली। एक तरफ H, दूसरी तरफ CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक, अगर मैं यहाँ से निकालूँ ऊपर से तो मेरे पास कंडीशन कौन सी आएगी, ये सी वाली। ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएंगे। तो इन्होंने पूछा है कि भाई आई ई और जेड, तो सपोज करें जैसे इसकी बात करें अभी, तो यहाँ पर अगर हम एच को यूँ बना दें, तो अगर हम बात करते हैं कि भाई देखो ये सा वाला एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो हमको इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी, फिर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको टू प्रायोरिटी, तो इस तरीके से हमारे पास एक तो ई बन जाएगा प्लस एक जेड बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी एक ई बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे सिर्फ एक ही फॉर्म बनेगी जो भी बनकर आए। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 2, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। अब इधर अगर हम देखें ध्यान से तो यू विल फाइंड आउट कि भाई ये जो बन के आ रहे हैं ये एक ही साइड भी आ सकते हैं और डिफरेंट साइड भी आ सकते हैं। तो दैट्स मीन यहाँ पे भी 1 + 2, यानी कि यहाँ पे भी हो गए हमारे 5। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास जो आने के चांसेस हैं वो 5 हो गए। ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से देखना, अगर कहीं पर कुछ इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट्स, मैं उसको एक बार और चेक करूँ। थैंक यू।